हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। तो उम्मीद है आप सब होंगे बहुत अच्छे। तो प्यारे बच्चों, फिर से आदिल सर आ गए हैं एक और नया सेशन लेकर। और इस बार बच्चों हम लोग सीयूईटी का जो एंट्रेंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं। और आपको मालूम है कि आदिल सर लगाएंगे आग इस बार, क्योंकि हम हैं तैयार बहुत ही कॉन्सेप्चुअल और इजी वे में पढ़ने के लिए। आपको मालूम है कि मैं आपको बहुत ही सिंपल वे में पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं। अब तक के मेरे जितने भी लेक्चर्स आपने देखा होगा उसमें आपने जरूर गौर किया होगा कि मेरे पढ़ाने के अंदाज कितना सिंपल और प्रिसाइज वे है, आपको समझ में आ गया होगा। प्यारे बच्चों, जैसा कि आपको मालूम है कि पिछले क्लास में ही हम लोग प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट पढ़ रहे थे, जिसका हाफ ऑफ द पोर्शन वी हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड। आधा हमारा हो चुका, बचा हुआ पोर्शन एक इंटरेस्टिंग वे में लेके चलते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं अपना सेशन। और आज हम लोग प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट खत्म भी कर देंगे और इसका एमसीक्यू भी लगा देंगे और ये चैप्टर खलास फिनिश्ड हो जाएगा। आइए स्टार्ट करते हैं। तो फाइनली आज हम लोग बात करेंगे टेलर्स की। आज हम लोग फ्यूल का हमने 14 प्रिंसिपल पढ़ लिया था। अगर आपको याद हो, आप सारे बच्चों को पता होगा कि फ्यूल के बारे में मैंने जो आपको पढ़ाया था वो 14 प्रिंसिपल आपको बहुत ही अच्छे से, बहुत ही कॉन्सेप्चुअल वे में क्लियर हो गया होगा। आज हमें किसके बारे में पढ़ना है प्यारे बच्चों? तो आज हमें पढ़ना है टेलर के बारे में। अच्छा, अब मुझे बताइए टेलर का प्रिंसिपल था क्या? मैं आपको एक छोटे से एग्जाम्पल से समझाता हूं ताकि आपको बात समझ में आ जाए। देखो, फ्यूल ने जो प्रिंसिपल हमें दिया था, आपको मालूम है कि फ्यूल के हमने 14 प्रिंसिपल पढ़े, जैसा कि उसमें डिवीजन ऑफ वर्क है, अथॉरिटी एंड रिस्पांसिबिलिटी, यूनिटी ऑफ कमांड है, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन है, उसका स्पीड द कॉर्प्स है, इनिशिएटिव है। तो ये सब प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर है, स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर ऑफ पर्सनल है, सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। ये सब हमने फ्यूल के प्रिंसिपल पढ़ा था। देखो बच्चे, फ्यूल के प्रिंसिपल में क्या बात कही गई थी? फ्यूल ने जो प्रिंसिपल दिया था, जैसे मैं एक एग्जाम्पल से आपको टेलर का अप्रोच बताऊं। फ्यूल ने एक प्रिंसिपल दिया था जिसको कहते हैं डिवीजन ऑफ वर्क। ध्यान समझिएगा, फ्यूल ने एक प्रिंसिपल क्या दिया था जिसको कहते हैं हम लोग डिवीजन ऑफ वर्क, यानी काम को बांट दो। ये फ्यूल का कैसा प्रिंसिपल है? तो आप कहेंगे कि सर फ्यूल का ये जो प्रिंसिपल है ये बहुत ही जनरल सा प्रिंसिपल है। जनरल प्रिंसिपल का मतलब समझते हो? जनरल प्रिंसिपल का मतलब होता है ऐसा प्रिंसिपल है ना सर कि अगर हम इसको कहीं भी अप्लाई करेंगे तो हमें एक अच्छा रिजल्ट मिल सकता है। आपको मालूम है कि जैसा कि फ्यूल ने कहा था कि कोई भी काम अगर आपके बिजनेस में हो ना तो उसको आप छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दो। फ्यूल ने बस इतना कहा। अब इस चीज को आप कहीं भी अप्लाई करो। देखो, अगर आप एक नॉर्मल से सब्जी का दुकान खोल लो, एक गोलगप्पे का दुकान खोल लो, या एक नॉर्मल आप किसी भी तरह का बिजनेस कर रहे हो, तो आप इस प्रिंसिपल को अप्लाई कर सकते हो या नहीं कर सकते हो? डिवीजन ऑफ वर्क यही तो कहता है मेरे बच्चे कि काम को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दो। फ्यूल साहब इतना कह के ये हो जाते हैं शांत, बस इनका काम खत्म। इन्होंने कहा कि मैंने एक सामान्य, एक जनरल प्रिंसिपल दिया है, कहीं भी तुम अप्लाई करो, चाहे वो एक घर में भी अप्लाई कर सकते हो। हम घर में खाना बना रहे किचन में, मम्मी ने कहा आज से काम बटेगा। अब देखिए घरों में काम बढ़ता है ना, आंटी कोई काम करती है घर में, भाई है, भाई की वाइफ है, या सिस्टर्स है, या कोई भी है, तो ये लोग क्या करते हैं, सब लोग आपस में काम बांट के करते हैं। तो ये फ्यूल के जनरल प्रिंसिपल थे जिसको आप कहीं कहीं भी अप्लाई कर सकते हो। एक और बंदा है जिसका नाम क्या है बच्चे? टेलर है। टेलर एक और बंदा थे, ये ध्यान समझिएगा, इसी जमाने के, जिस जमाने के फ्यूल। अच्छा, टेलर जो है बाय प्रोफेशनल ये एक मैकेनिकल इंजीनियर थे। क्या थे ये? मैकेनिकल इंजीनियर थे। और आपको मालूम है कि फ्यूल साहब क्या थे? ये माइनिंग इंजीनियर थे। आपको मालूम, तो ये एग्जांपल याद रखिए कि फ्यूल माइनिंग इंजीनियर थे, ये क्या थे? मैकेनिकल इंजीनियर थे। अच्छा, चूंकि टेलर जो है ना ये मैकेनिकल इंजीनियर था, इसका मतलब है कि टेलर को ना साइंस का बहुत नॉलेज था। भाई, एक बंदा जो इंजीनियरिंग किया है उसको तो साइंटिफिक, मतलब साइंस का नॉलेज, साइंस की डिस्कवरी, साइंटिफिक बंदा था। इसने, टेलर ने फ्यूल को कहा ना, ताना मारा, क्या फ्यूल तुमने क्या ये प्रिंसिपल दी हो यार, डिवीजन ऑफ वर्क की, काम को खाली बांट दो, बस इतना कह के तुम्हारा काम खत्म। नो यार, आई डोंट लाइक इट। मुझे मैं साइंस जानता हूं, मुझे साइंस पसंद है। मैं चाहता हूं ना कि टेलर ने कहा कि मैं चाहता हूं ना यार, कोई भी प्रिंसिपल दो या कोई भी नियम बताओ ना, कोई भी बिजनेस मैनेजमेंट, तो वो बहुत ही साइंटिफिक होना चाहिए। साइंटिफिक का मतलब क्या होता है? दो तीन बातें समझिए। साइंटिफिक का मतलब होता है कि आप अगर, जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं, फ्यूल ने कहा कि काम को बांट दो, किसी भी बिजनेस में हो, किचन में हो, स्कूल में हो, हॉस्पिटल में हो, बस इतना कहा। टेलर ने कहा नहीं, सिर्फ इतना काफी नहीं, तुम मुझे ये बताओ कि हम काम को कैसे बांटे। काम को कैसे बांटे का मतलब है किसको क्या काम दे, ये भी बताना पड़ेगा। यानी टेलर का अप्रोच जो था ना बच्चे, वो थोड़ा सा साइंटिफिक था। टेलर थोड़ा खुल के बात करना पसंद करते। टेलर कहते थे कि यार ये क्या बात हुई कि सिर्फ काम बांट दो। नो, देयर शुड बी साइंटिफिक अप्रोच। उसका टेलर के अप्रोच की बात करें तो
टेलर ने कहा कि जो भी चीज बोलो, जो भी बताओ तुम, टेलर ने कहा कि ऐसा है ना, तुम जो प्रिंसिपल दे रहे हो ना, फ्यूल से कहा कि काम को बांट दो, एक बॉस होना चाहिए, ऑर्डर देने वाला कोई एक बंदा होना चाहिए। तो टेलर ने कहा कि नहीं, अगर हमें काम को, वर्क को क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो टेलर ने कहा कि तुम बताओ कि काम कैसे बटेगा। टेलर का प्रिंसिपल समझ में आ रहा है आपको? काम कैसे बटेगा, किसको क्या काम मिलेगा, कौन किसका बॉस होगा। टेलर ने कहा ये होना चाहिए। टेलर यहीं पे नहीं रुका, टेलर ने कहा कि अगर किसी को तुम बॉस बना रहे हो तो तुम बताओ कि कौन बॉस होगा, कौन किसको सुपरविजन देगा, किसके अंडर में कौन काम करेगा, ये तुम्हें बताना पड़ेगा। उसी तरीके से टेलर ने कहा ना कि बिजनेस में कोई भी डिसीजन लो, बिजनेस में कोई भी डिसीजन लो तो वो एक्सपेरिमेंट करने के बाद ही लेना चाहिए। एक्सपेरिमेंट करने के बाद मतलब मैं आगे चल के भी समझाने आया। टेलर चूंकि थोड़ा साइंटिफिक टाइप के इंसान थे, तो उन्होंने कहा कि यार देखो, बिजनेस का डिसीजन जो है ना, वो एक्सपेरिमेंट करो। जैसे एग्जांपल, मैं एक एग्जांपल देता हूं ताकि आपको बात समझ में आए। जिसे टेलर ने कहा कि देखो यार, अगर तुम किसी वर्कर से काम करवा रहे हो ना, तो तुम्हें मालूम है वर्कर जब काम करता है ना, तो एक समय ऐसा आता है जब वो थक जाता है। भाई कोई भी वर्कर काम करेगा तो फैटिक मतलब होता है थक जाना। तो टेलर ने कहा कि ये कह देना, अच्छा फ्यूल की बात करें तो फ्यूल क्या करे कि भाई वर्कर को अच्छा माहौल दो, वर्कर से कम काम लो, वर्कर से अच्छे से काम लो, वर्कर से अच्छे से व्यवहार करो। टेलर ने कहा ये सब तुम्हारी बातें ना बस बकैती है। हम सुनो, अगर वर्कर थक रहा है तो टेलर ने कहा हम एक्सपेरिमेंट करेंगे कि वर्कर कब थक रहा है। तो इसने पता है क्या किया, वर्कर को कहा पहले तुम 3 घंटा काम करो, फिर देखते कि तुम थकते हो कि नहीं। थकते हो तो तुम्हें कितने घंटे का रेस्ट चाहिए, 1 घंटे का रेस्ट चाहिए। फिर अगले 3 घंटा फिर काम करो, फिर कितना रेस्ट चाहिए, फिर 1 घंटे का रेस्ट चाहिए। फिर कम से कम 2 घंटा और काम करो। इसका मतलब टेलर का अप्रोच आपको समझ में, टेलर ने हर चीज को कहा कि वो एक्सपेरिमेंट करेगा तभी वो मानेगा कि वो चीजें सही से चल रहा है या नहीं चल रहा है। ये टेलर एक साइंटिफिक मेथड की बात करते थे, और फ्यूल जो है वो एक जनरल प्रिंसिपल की बात करते हैं। टेलर की जितनी भी प्रिंसिपल थे वो बहुत ही साइंटिफिक था। यानी टेलर के प्रिंसिपल की अगर हम बात करें तो वो बेसिकली बेस्ड था कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। कॉज एंड इफेक्ट का मतलब मैंने पढ़ाया था आपको आखिरी क्लास में। कॉज का मतलब होता है कि हम क्या करेंगे, और इफेक्ट का मतलब होता है कि उसका प्रभाव क्या पड़ेगा। ये पहले से हमें क्या होना चाहिए, जैसे टेलर ने कहा था कि अगर आप हाइड्रोजन और क्लोरीन को मिलाएंगे तो आपको मालूम है कि HCl मिलेगा। उसी तरीके से अगर आप बिजनेस में कोई काम कर रहे हो तो उसमें पता होना चाहिए कि आप कर क्या रहे हो और उसका प्रभाव क्या पड़ेगा। यानी टेलर की प्रिंसिपल की बात करें तो ये साइंस में बिलीव करते थे, ये ऑब्जर्वेशन एक्सपेरिमेंट करते थे, तब जाके अपनी कोई बात कहते थे। फ्यूल एक नॉर्मल इंसान थे, जनरल प्रिंसिपल की बात करते थे। जैसे अगर पापा ने तुमसे कहा कि देखो बेटा कभी झूठ ना बोलना, तो ये पापा के एक नॉर्मल से सिद्धांत हो जाएंगे। अब टेलर कहते नहीं नहीं, सिर्फ ये कहना कि झूठ नहीं, पहले ये बताओ झूठ होता क्या है, झूठ कहां बोलना चाहिए, किस चीज को झूठ कहते हैं। इस बच्चे ने ये बात की, क्या ये झूठ है, यानी वो पूरा एक्सपेरिमेंट करते थे एक चीज का। इसलिए टेलर के प्रिंसिपल को बहुत साइंटिफिक कहा गया, अब फ्यूल के प्रिंसिपल को जनरल कहा। जनरल का मतलब कहीं भी अप्लाई किया जा सकता है। समझ में आया होगा। टेलर बाय प्रोफेशन क्या थे, मैकेनिकल इंजीनियर थे, इसलिए वो थोड़ा सा साइंस का नॉलेज भी ज्यादा रखते थे। अब अगला टॉपिक है प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। इसका मतलब टेलर ने कौन कौन से प्रिंसिपल, टेलर ने 2 चीजें दिया, ध्यान से रखिएगा। टेलर ने 2 चीजें बताया है, अगर आप इसको गौर से देखेंगे। टेलर तो एक बात करता है प्रिंसिपल का, कुछ सिद्धांत टेलर ने भी दिए, टेलर के अपने प्रिंसिपल थे, और टेलर ने कुछ टेक्निक्स भी बताया, क्योंकि टेलर तो भाई साइंटिफिक आदमी है ना, तो ये काम करने का तरीका भी बताया। मतलब इसके खुद के कुछ सिद्धांत भी थे, यानी कि टेलर ने कुछ बकैती भी किया, और फाइनली बकैती करने के बाद फाइनली उसने बहुत सारे टेक्निक बताया। देखो फ्यूल ने कुछ टेक्निक नहीं बताया था, फ्यूल ने बस बकैती किया था कि ये कर दो ऐसे 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 ऐसे, बस खत्म। टेलर ने कहा कि मैं सिद्धांत भी बताऊंगा और मैं तुम्हें काम करने का तरीका भी बताऊंगा। जैसे कोई इंसान आपसे कहे कि हाँ पकौड़ी बना लो, ऐसे तेल में तल दो पकौड़ी बन जाएगा। टेलर ने कहा नहीं, मैं आपको पूरा स्टेप बताऊंगा कैसे पकौड़ी बनेगा। पहले बेसन लेंगे, फिर तेल लेंगे, फिर ये देन पकौड़ी बनेगा। तो उसको हम लोग कहते हैं। तो फ्यूल के कुछ प्रिंसिपल भी थे, और बात करें तो फ्यूल के कुछ कहीं ना कहीं फ्यूल ने प्रिंसिपल भी दिया, और फ्यूल ने टेक्निक का मतलब काम करने का तरीका भी बताया। तो आइए फ्यूल का सबसे पहला प्रिंसिपल हम लोग पढ़ते हैं, जिसका नाम है साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। अब ये साइंस नॉट रूल ऑफ थंब क्या होता है बच्चे? टेलर ने कहा कि देखो यार, अब पहले ये समझ लो रूल ऑफ थंब क्या होता है। रूल ऑफ थंब का मतलब होता है डिक्टेटरशिप।
तानाशाही। तानाशाही मतलब समझ, जैसे मैं एक मैनेजर हूं, अब मैं मैनेजर हूं तो बीइंग मैनेजर मेरे अंदर रूल ऑफ थंब यानी मैं तानाशाह हो गया। तानाशाह होने का मतलब क्या है, मैं बिजनेस में कोई भी डिसीजन ले रहा हूं तो उसमें कोई लॉजिक नहीं लगा रहा हूं, मैं तो तानाशाह हूं। तो मैं अब बिजनेस का कोई भी डिसीजन मैं ऑन द बेसिस ऑफ माय विश एंड विल, यानी कि जो मुझे पसंद है मैं वो डिसीजन ले लेता हूं, जो मेरी मर्जी है वो मैं डिसीजन ले लेता हूं। मैं दूसरों की सुनता तक नहीं हूं, मैं किसी से कोई मतलब नहीं, मेरी भी, मैंने कहा हाँ आज से ये होगा, आज से ये होगा, यही तो है रूल ऑफ थंब, अपना चलाना, अपनी बातें रखना। तो टेलर ने कहा कि नहीं मेरे भाई, रूल ऑफ थंब नहीं होना चाहिए। रूल ऑफ थंब का मतलब होता है बिजनेस में कोई भी डिसीजन ऑन द बेसिस ऑफ विश और विल नहीं लेना चाहिए, यानी कि ये नहीं कि बस आपका इच्छा किया तो आप डिसीजन नहीं, कहा कि साइंस होना चाहिए। साइंस का मतलब होता है कोई भी डिसीजन लो तो वो किसी ऑब्जर्वेशन करके, उस पर एक्सपेरिमेंट करके, उस पर रिसर्च करके, जब उसे लगे कि हाँ यार ये डिसीजन सही है तब जाके वो डिसीजन लो। सिर्फ अपने विश और अपने विल, अपनी इच्छा, अपनी चाहत, अपने थोड़े बहुत टू कॉल्ड मतलब सो कॉल्ड अनुभव, एक्सपीरियंस और तुरंत ध्यान देना। टेलर ने कहा डिसीजन लेते समय बहुत साइंटिफिक रहो, यानी ऑब्जर्वेशन करो, एक्सपेरिमेंट करो, देखो, उसको समझो, देन उस पर डिसीजन लो। ये होता है रूल ऑफ थंब। आई होप आपको समझ में आया होगा। यानी टेलर ने यह भी कहा था कि डोंट टेक डिसीजन ऑन द बेसिस ऑफ योर विश ऑफ द मैन, आपकी इच्छा पे डिसीजन न लो, हिट एंड ट्रायल, तुक्का मत मारो। हिट एंड ट्रायल का मतलब तुक्का मार दे, हाँ ये कर दो हो जाएगा ना। उसके बाद दूसरा प्रिंसिपल जो टेलर ने दिया वो क्या था बच्चे, वो था आपका हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड, ये हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड क्या होता है, हार्मनी का मतलब होता है खुशहाल माहौल और डिस्कॉर्ड का मतलब होता है एक दूसरे को नीचा गिराना। अब क्या मतलब, टेलर ने कहा कि देखो यार, एक कंपनी में मैनेजर भी काम करता है और उसी कंपनी में आपको मालूम है कि वर्कर्स भी काम करते हैं। तो पता है मैनेजर जो है वो हमेशा वर्कर के बारे में क्या सोचता है कि ये वर्कर तो किसी काम के नहीं है, नल्ले हैं, ये बेकार है, इनको तो निकाल देना चाहिए जॉब से। और वर्कर हमेशा मैनेजर के बारे में क्या निगेटिविटी सोचता है, ये जो मैनेजर है ना ये बहुत एक्सप्लॉइट कर रहा है, बड़ा जालिम है, बहुत बेकार है। इसका मतलब इन दोनों के दिमाग में एक निगेटिविटी फैला हुआ, क्या फैला हुआ है, निगेटिविटी। यानी मैनेजर इसको डिस्कॉर्ड कर रहा है, इसको नीचा गिरा रहा है, और ये इसको डिस्कॉर्ड कर, ये इसको देखना नहीं मानता है और ये इसको देखना नहीं मानता, यानी मैनेजर और वर्कर के बीच में रिलेशन अच्छा नहीं है। तो टेलर ने कहा कि हार्मनी लाओ। हार्मनी का मतलब एक अच्छा माहौल लाओ, ना कि डिस्कॉर्ड करो। डिस्कॉर्ड का मतलब होता है एक दूसरे को नीचा समझना। अच्छा, टेलर ने इसी के लिए एक सुझाव दिया था जिसको कहते हैं हम लोग मेंटल रिवॉल्यूशन। मेंटल रिवॉल्यूशन बच्चे क्या थे, इसको बहुत ध्यान समझिएगा ताकि आपको मेंटल रिवॉल्यूशन का मतलब होता है, टेलर ने कहा कि मैनेजर से भी और वर्कर से भी कि यार तुम देखो ये मैनेजर है और ये क्या है बच्चे, वर्कर है। टेलर ने कहा कि देखो तुम लोग को मेंटल रिवॉल्यूशन की जरूरत है। मेंटल रिवॉल्यूशन का मतलब होता है पॉजिटिव थिंकिंग, यानी तुम लोग को चाहिए कि तुम लोग एक दूसरे के बारे में पॉजिटिव सोचा करो। पॉजिटिव थिंकिंग का मतलब समझ में आए, एक दूसरे के बारे में हमेशा पॉजिटिव सोच लाओ। पॉजिटिव सोचा, तुम ये मैनेजर हमेशा ये सोचे वर्कर के बारे में, ये तो हमारे ऑर्गेनाइजेशन की बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है, इन्हीं से तो हमारा बिजनेस चल रहा है, ये काम छोड़ देंगे तो हमारा बिजनेस आज बंद हो जाएगा। और वर्कर अपने मैनेजर के बारे में क्या सोचे, ये तो हमारे बॉस है, ये हमारा भला चाहते हैं। तो इसको बोलते हैं प्यारे बच्चे मेंटल रिवॉल्यूशन लाना, यानी एक दूसरे के बारे में पॉजिटिव सोचना। टेलर का तीसरा प्रिंसिपल था कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म क्या था बच्चे, इसको भी बहुत ध्यान समझिएगा। देखो हमारे ऑर्गेनाइजेशन में तरह तरह के डिपार्टमेंट काम करते हैं। एक डिपार्टमेंट का काम आपको पता है कि फाइनेंस यानी पैसा इकट्ठा करना है। एक डिपार्टमेंट का काम जब पैसा इकट्ठा हो जाएगा तो प्रोडक्शन करना यानी सामान बनाना है। एक डिपार्टमेंट का काम मार्केटिंग यानी एडवर्टीजमेंट करना, जब सामान बन गया तो उसका प्रचार करना। और एक डिपार्टमेंट का काम है सामान बेचना। अब एक बात बताइए, हर एक डिपार्टमेंट एज ए इंडिविजुअल अलग अलग तो है, अलग अलग है। अगर इन डिपार्टमेंट्स के अंदर एटीट्यूड आ जाए, जैसे फाइनेंस डिपार्टमेंट वाला इन लोग की बात सुनता ही नहीं है, प्रोडक्शन वाला कह रहा है कि यार इस बार थोड़ा ज्यादा पैसा दे दो, लेकिन फाइनेंस डिपार्टमेंट जो है ना वो बार बार क्या कर रहा है, इनकार कर रहा है। वो कह रहा है कि नहीं 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 हम नहीं देंगे पैसा, जाओ। और अच्छा प्रोडक्शन वाला मार्केटिंग वाले वो कह रहा है कि यार थोड़ा अच्छे से एडवर्टीजमेंट कर दो, इसने कहा नहीं नहीं हमारा मर्जी, हम जैसे चाहे वैसे। सेल्स वाले वो कह रहे हैं यार थोड़ा ज्यादा सामान बेचो। लेकिन क्या हो रहा है कि हर एक डिपार्टमेंट सिर्फ अपने अपने बारे में सोच रहा है, ये एक दूसरे को कोऑपरेट नहीं कर। इससे हमारा जो बिजनेस का गोल है प्यारे बच्चे, वो गोल क्या हो जाएगा, आपका गोल धड़ल्ले से तुरंत में फेल हो जाएगा। तो कोऑपरेशन होना चाहिए एक दूसरे के बीच में, ना कि इंडिविजुअलिज्म का मतलब होता है सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचना चाहिए, बल्कि एक दूसरे से मिलजुल के जब आप काम करेंगे तभी आपका गोल क्या होगा,
अचीव हो जाएगा। उसके बाद चौथा प्रिंसिपल टेलर ने दिया वो था डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन टू हिज ग्रेटेस्ट इफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस और प्रोस्पेरिटी। इसका मतलब होता है टेलर ने कहा कि आपके अंडर में जो भी एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, जो भी वर्कर काम कर रहे हैं, तो याद रखिए बच्चे, उन वर्कर को आप टाइम टू टाइम क्या दीजिए, उन वर्कर को आप टाइम टू टाइम ट्रेनिंग दीजिए। ट्रेनिंग का मतलब होता है काम तो कर ही रहे हैं, इनको नया नया अपडेट कीजिए, इनको नया नया काम सिखाइए, इनको नई नई अपॉर्चुनिटीज दीजिए। ये बेचारे कब से मजदूर हैं, इनमें से ही बहुत से लोग सुपरवाइजर बनेंगे, आगे चल के मैनेजर बनेंगे। ये कब होगा, जब इन्हें टाइम टू टाइम हम ट्रेनिंग देंगे, तो इनकी इफिशियंसी भी बढ़ेगी और इनकी इफेक्टिवनेस यानी प्रोस्पेरिटी मतलब इनका फ्यूचर भी ब्राइट होगा। यानी आप इसको बार बार हर पर्सन को ट्रेन कीजिए, ट्रेनिंग दीजिए टाइम टू टाइम, तो इनका करियर भी क्या हो जाएगा, बूस्टअप हो जाएगा। उसके बाद प्यारे बच्चे अब अगला टॉपिक है हमारा, वो है हमारा टेक्निक्स ऑफ टेलर। टेक्निक्स ऑफ टेलर का मतलब होता है कि अब टेलर ने सिर्फ बकैती नहीं की, टेलर ने सिर्फ अपनी थ्योरी नहीं दिया, टेलर ने काम करने का तरीका भी बताया। टेक्निक का मतलब होता है काम करने का तरीका, वे बताया कैसे आप काम को करेंगे। तो टेलर का जो सबसे पहला टेक्निक था वो था आपका फंक्शनल फोरमैनशिप। फंक्शनल फोरमैनशिप ये क्या था, इसको बहुत ध्यान समझिएगा ताकि आपको समझ। टेलर का पहला टेक्निक क्या था बच्चे, बताओ। अभी मैंने बताया पहला टेक्निक मतलब टेलर के काम करने के तरीके को हम लोग टेक्निक कहते हैं, और इसका सबसे पहला तरीका जो है उसको बोलते हैं हम लोग फंक्शनल फोरमैनशिप। अब ये फंक्शनल फोरमैनशिप होता क्या है, बहुत आराम से समझाऊंगा। अच्छा एक बात बताओ, किसी भी बिजनेस में जो मैनेजमेंट होता है वो 3 लेवल में बटा होता है। एक टॉप लेवल होता है, एक मिडिल लेवल होता है और एक हमारा लोअर लेवल होता है। यानी मैनेजमेंट अगर आप गौर करेंगे तो 3 लेवल पे काम करता है। एक हमारा टॉप लेवल, दूसरा हमारा मिडिल लेवल और तीसरा हमारा होता है बच्चे लोअर लेवल मैनेजमेंट, जैसा कि आपने पढ़ा है। अच्छा टॉप लेवल और मिडिल लेवल को फिलहाल कुछ पल के लिए हम लोग इग्नोर कर देते हैं, हम लोग बात करते हैं लोअर लेवल। अच्छा लोअर लेवल पे कौन लोग आते हैं, तो लोअर लेवल पे बहुत सारे वर्कर आते हैं। लोअर लेवल को ही हम लोग सुपरवाइजरी लेवल भी कहते हैं। क्या कहते हैं, सुपरवाइजरी लेवल। लोअर लेवल को हम लोग सुपरवाइजरी लेवल भी कहते हैं। जो अच्छा लोअर लेवल पे आते कौन है, बहुत सारे वर्कर जो है, इन ये जो वर्कर है ना, ये सब वर्कर जो काम करने वाले वर्कर्स हैं, इनके जो बॉस होते हैं यानी जो सुपरवाइजर होता है, जो सुपरवाइजर होता है वो किस पे आता है, लोअर लेवल पे। यानी इन सारे वर्कर्स का देख रेख करने वाला कौन है, सुपरवाइजर है, जो इन सारे वर्कर्स का देख रेख करता है। तो ये किस पे आता है, ये आता है हमारा लोअर लेवल पे, ये सुपरवाइजर आता है जो वर्कर्स का देख रेख करता है। टेलर ने कहा था फंक्शनल फोरमैनशिप। अब ये फंक्शनल फोरमैनशिप है क्या, इसको मैं समझाता हूं और बहुत ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा ताकि आपको बात समझ में आ जाए। तो फंक्शनल फोरमैनशिप हम लोग देख ले एक बार, उसके बाद फिर हम लोग डिस्कशन करेंगे। आइए देखते हैं। अब ध्यान समझिएगा बच्चे, फंक्शनल फोरमैनशिप का क्या मतलब है। टेलर ने कहा कि देखो यार, अल्टीमेटली हम सबको मालूम है और ये बात से सब लोग वाकिफ है, वो वाकिफ क्या वो भी समझ लीजिएगा। टेलर ने यही कहा था, ध्यान समझिएगा एकदम, टेलर ने यही तो कहा था कि देखो अल्टीमेटली जो काम होता है ना, वो काम किस लेवल पे होता है, वो काम होता है लोअर लेवल पे। यानी टॉप लेवल के लोग तो प्लान बनाते हैं, मिडिल लेवल के लोग डिपार्टमेंट में काम करते हैं, लेकिन जो वर्कर है वो किस में आते हैं, वो लोअर लेवल पे आते हैं। अब एक ऑर्गेनाइजेशन में 100 वर्कर काम कर रहे हैं, 150 वर्कर काम कर रहे हैं, या 200 वर्कर काम कर रहे हैं, 500 वर्कर काम कर रहे हैं, तो वर्कर है तो काम करेंगे। ये सब देख लीजिए आप, जैसे मान लो ये देखिए वर्कर, ये सब वर्कर है, ये सब क्या है, वर्कर। ये इतने सारे वर्कर काम कर रहे हैं, ये सब किस पे आते हैं, लोअर लेवल पे। अच्छा टेलर ने कहा कि देखो यार, एक चीज तो तुम्हें मानना पड़ेगा, कोई भी माने, हमारे बिजनेस में 2 ही तरह का काम होता है। एक होता है प्लानिंग और दूसरा होता है हमारा ऑपरेशनल। प्लानिंग और ऑपरेशनल। अब ये प्लानिंग क्या है और ऑपरेशनल क्या है, ये सब हम समझाएंगे आपको बहुत ही ध्यान से, ताकि आपको चीजें क्लियर है। प्लानिंग हो सकता है और ऑपरेशनल को हम लोग चाहे तो कह सकते हैं एग्जीक्यूशन। यानी आप देखिए, टेलर ने कहा कि देखो किसी भी बिजनेस में या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, आप इस बात को समझिएगा ध्यान से बच्चे, किसी भी बिजनेस में या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, वहां 2 ही तरह का तो काम होता है ना। एक होता है जो दिमाग का काम, यानी एक वो लोग होते हैं जो प्लान बनाते हैं, जो प्लानिंग से रिलेटेड काम देखते हैं, प्लान उनका काम ही होता है प्लान बनाना। और दूसरे वो लोग होते हैं जो लोग
ऑपरेट करते हैं, जो लोग काम करते हैं एक्चुअल में, जो लोग काम करते हैं, मतलब जो वर्क करते हैं, जो परफॉर्म करते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल लेता हूं। आपके घरों में जब शादी वगैरह पड़ती है तो आप देखेंगे जो हमारे पापा लोग हैं, चाचा लोग हैं, दादा लोग हैं, ये कभी भी शादी में मैदान में या दौड़ भाग का काम ये नहीं करते। ये लोग मेन होते प्लानिंग बॉडी, ये सब प्लान बनाते हैं, ये सिर्फ आपको एडवाइस देंगे, सलाह देंगे, मशवरा देंगे, व्यू देंगे, अपनी राय देंगे। लेकिन एक टीम और होती है ना, जैसे हम लोग की टीम, हम लोग बच्चे हैं तो हम लोग किसमें होते हैं, हम लोग ऑपरेशनल में। हम लोग होते हैं वो जो दौड़ भाग करते, पानी लाते, ये ढोते, बारातियों को खिलाते हैं, मेहमानों को खिलाते हैं, सामान ढोते, ये काम हम लोग करते हैं। टेलर ने भी कहा कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन में 2 तरह के काम है, एक तो प्लानिंग का काम है और एक ऑपरेशनल काम है। अब टेलर ने कहा कि देखो यार, हमारे पास तो बहुत सारे वर्कर काम कर रहे हैं। कितने वर्कर काम कर रहे हैं? बहुत सारे वर्कर काम कर रहे हैं। और इन सारे वर्कर का मकसद क्या है? मकसद यही ना कि जो प्लान हमारा बना है उसके अकॉर्डिंग ये काम कर रहे हैं कि नहीं, ये चेक करना, और ये काम सही से कर रहे हैं या नहीं कर रहे, ये चेक करना। तो टेलर ने कहा एक काम करो, बहुत ध्यान समझिएगा ताकि आपको बात समझ में आए। टेलर ने कहा कि जो लोअर लेवल है, यानी टॉप लेवल की बात नहीं हो रही, क्योंकि वर्कर किस लेवल पे काम करते हैं, लोअर लेवल पे। तो टेलर ने कहा कि वर्कर को देखो, वर्कर अकॉर्डिंग टू प्लान काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, तो उसको देखने के लिए वर्कर लेवल, मतलब सुपरवाइजरी लेवल की मैं बात कर रहा हूँ, टॉप लेवल मिडिल लेवल की बात नहीं कर रहा हूँ। ये जो वर्कर्स है ना हमारे, मतलब हमारे पास 1000 वर्कर है, तो वर्कर प्लान के अकॉर्डिंग काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, उसके लिए टेलर ने कहा कि 4 बॉस बनाओ। कितने बॉस बनाओ? बॉस 4 बॉस। ये है बॉस नंबर 1, उसके बाद बॉस नंबर 2, उसके बाद बॉस नंबर 3, उसके बाद बॉस नंबर 4। 4 बॉस बना दो। 1 पहला बॉस, दूसरा बॉस, तीसरा बॉस और चौथा बॉस। उसी तरीके से ऑपरेशनल का मतलब एक्चुअल में वर्क करना, यानी कि जो मैदान में, यानी कि मशीन चल रहा है, काम हो रहा है, प्रोडक्शन हो रहा है, गन्ना ढोया जा रहा है, ये सब काम है हमारा। तो कह रहा है कि ये चेक करो कि जो वर्कर है ना हमारे, वो वर्कर जो है काम सही से कर रहे हैं नहीं, इसको चेक करने के लिए भी 4 बॉस बनाओ। 1 2 3 और 4। अगर आप बच्चे गौर करें इस कॉन्सेप्ट में, तो टोटल कितने बॉस होंगे? 8 बॉस होंगे। 4 बॉस ये देखेगा कि प्लानिंग के अकॉर्डिंग काम हो रहा है या नहीं हो रहा है, और 4 बॉक्स ये देखेगा कि प्रैक्टिकली मशीन वगैरह जहां पे चल रहा है वहां पे सही से काम हो रहा है। ये लेबर नहीं है, ये सब लेबरों के ऊपर बॉस बनाए गए। 4 प्लानिंग देखेगा, 4 ऑपरेशन को देखेगा। आई होप देखिए बहुत इंटरेस्टिंग वे में पढ़ा रहा हूं, आपको बात समझ में आ रही होगी। तो 4 बंदे प्लानिंग देखेंगे और 4 बंदे हमारा ऑपरेशन देखेंगे, यानी काम सही से हो रहा है कि नहीं, अब प्लान के अकॉर्डिंग हो रहा है कि नहीं। तो टोटल कितने बॉस हो गए बच्चे? तो टोटल हो गए हमारे 8 बॉस। आई होप कि समझ में आया होगा और इसमें कोई डाउट नहीं होगा। अच्छा, अब ये 8 बॉस होंगे कौन? तो ध्यान समझिएगा ताकि आपको समझ में आ जाए। एक सेकेंड। तो देखो बच्चे, तो आपको मैंने बताया कि एक तो प्लानिंग हो गया और दूसरा क्या हो गया हमारा? ऑपरेशनल या एग्जीक्यूशन डे। तो 4 बॉस इसमें होंगे, इसमें भी 4 बॉस, 1 2 3 और 4, और इसमें भी 4 बॉस, यानी 1 2 3 और 4। अच्छा, प्लानिंग में जो 4 बॉस होंगे ना बच्चे, उसको भी जैसे हम लोग देख लेते तो बात समझे। प्लानिंग में जो 4 बॉस होंगे वो कौन कौन से होंगे? उनका नाम होगा, एक का नाम होगा रूट क्लर्क, रूट क्लर्क। दूसरा का काम होगा इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क, इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क। तीसरा का नाम होगा टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क, और चौथा का नाम होगा आपका डिसिप्लिनेरियन, डिसिप्लिनेरियन। ये किसमें, ये लोग क्या देखेंगे? ये लोग लोअर लेवल पे वर्कर से जब काम करवाने के दौरान देखेंगे कि प्लान के अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं। 4 बॉस होंगे। इन बॉस का काम अभी मैं बता रहा हूँ। ऑपरेशनल डिपार्टमेंट का मतलब मैंने समझाया था। ऑपरेशनल का मतलब होता है जब काम प्रैक्टिकली जो हो रहा है, मजदूरी जो कर रहे हैं लोग, वो। तो ये इसमें भी 4 बॉस होंगे, जिसमें कि आप देखिए यहाँ पे बॉस दिया हुआ है। एक होगा हमारा स्पीड बॉस, एक होगा हमारा गैंग बॉस, एक होगा हमारा रिपेयर बॉस, और इसमें एक होगा हमारा इंस्पेक्टर। इंस्पेक्टर का मतलब भी आपको समझ में आया होगा। अब ध्यान समझना, तो एक प्लानिंग डिपार्टमेंट हो गया, दूसरा हो गया हमारा ऑपरेशनल डिपार्टमेंट। अब प्लानिंग डिपार्टमेंट में सबसे पहला मैंने क्या बनाया था? रूट क्लर्क। रूट क्लर्क ये एक बॉस है प्लानिंग। ये पता है ये कौन लोग होते हैं? ये देखते हैं कि जब वर्कर काम कर रहे हैं तो वो वर्कर उसी रूट पे काम कर रहे हैं जो हमने मैप बना के उनको दिया था कि नहीं दिया था। जैसे कि आपको मालूम है कि
मैं एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं, ध्यान समझिएगा। जब भाई जब टॉप लेवल के लोगों ने प्लान बनाया तो एक प्लान बना के ही तो वर्कर को दिया गया कि इस प्लान के अकॉर्डिंग तुमको काम करना है। अब वो चार्ट किसके पास है? वो चार्ट जो है यहाँ पे रूट कलर के पास है। रूट कलर कौन है? वो बंदा। अब ध्यान समझना ताकि आपको बात समझ में आए, ध्यान समझना। रूट कलर क्या होता है? ये ऊपर से प्लान बन के आया, अब रूट कलर के यहाँ नीचे लेवल पे बॉस बनाया गया। तो रूट कलर की जिम्मेदारी है कि ये देखना कि वो सही रूट में काम कर रहे कि नहीं, यानी कि जो प्लान डिजाइन किया गया था उसके अकॉर्डिंग सारे इंप्लॉय काम कर रहे कि नहीं, उसी सेम रूट पे सेम तरीके से सेम वे में सेम सिस्टम से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। जैसे अगर मान लो रूट ये तय किया गया था कि जो वर्कर होंगे वो फैक्ट्री में पहले काम करेंगे, फैक्ट्री से फिर काम जब हो जाएगा तो फिर वो ट्रक में लोड करेंगे, फिर लोडिंग का काम होगा, लोडिंग के बाद उससे सामान को बेचने जाएंगे, या इस तरीके से एक रूट तैयार, तो उस रूट के अकॉर्डिंग काम हो रहा है, उसी तरीके से काम हो रहा है कि नहीं। फिर ये होता है इंस्ट्रक्शन कार्ड कलर। इंस्ट्रक्शन कार्ड कलर जो है वो ये देखते हैं कि जो प्लान बना था कि प्लानिंग के अकॉर्डिंग जो इंस्ट्रक्शन वर्कर को मिलना चाहिए, यानी वर्कर को होता है ना, वर्कर को भाई गाइड करना कि भाई इंस्ट्रक्शन उसको प्रॉपर दिया जा रहा है कि नहीं, वर्कर को जो समझाया जा रहा है बातें उसको प्रॉपरली समझ में आ रहा है। इंस्ट्रक्शन देना मतलब समझिए, जैसे बहुत सारे वर्कर काम कर रहे हैं, अब देख हमको इंस्ट्रक्शन कार्ड कलर ये देखता है कि उनको प्रॉपर इंस्ट्रक्शन मिल रहा है और उस इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग, यानी वो जो आदेश मिला उसके अकॉर्डिंग वो काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे। टाइम एंड कॉस्ट कलर ये देखता है कि काम समय पे हो रहा है कि नहीं, और कॉस्ट कलर ये देख रहा है कि सामान बनाने में बहुत ज्यादा खर्च तो नहीं गिर रहा है, यानी अननेसेसरी एक्सपेंस तो नहीं, वेस्ट तो नहीं हो रहा रिसोर्सेज, कॉस्ट प्रॉपर लग रहा है कि नहीं। और डिसिप्लिनेरियन एक होता है, डिसिप्लिनेरियन ये देखता है कि काम हमारे वर्कर और जो मैनेजर है उनके बीच में डिसिप्लिन है कि नहीं है, वर्कर अपना वादा पूरा कर रहे हैं कि नहीं। डिसिप्लिन मतलब समझते हैं ना, वर्कर काम कर रहे हैं तो क्या काम वो समय पे कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, ये भी तो डिसिप्लिन है। वर्कर आपस में लड़ाई तो नहीं करते, वो लड़ाई होगा तो ये सुलझाएगा भी जाके, इसको बोलते हैं हम लोग डिसिप्लिनेरियन। उसके बाद हम लोग बात करें ऑपरेशनल डिपार्टमेंट, जो काम एक्चुअल में उसमें जो है कई बॉस है। इसमें सबसे पहला हमारा आता है गैंग बॉस। ये ऑपरेशन का मतलब होता है प्रैक्टिकल जो वर्क हो रहा है उसका, ये तो प्लानिंग वाले हो गए, ये काम वाले। तो गैंग बॉस का काम क्या होता है? गैंग बॉस का काम होता है अरेंजमेंट ऑफ मशीन, जमीन, बिल्डिंग। इनको ये देखना होता है कि उस ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉपर मशीन, बिल्डिंग मशीन और ये जमीन वगैरह का इंतजाम सही से हो रहा है या नहीं हो रहा है। वर्कर को सारी फैसिलिटी जमीन की, बिल्डिंग की, मशीन वगैरह ये सब चाहिए ना बिजनेस को करने के लिए, तो ये कौन चेक करता है? ये गैंग बॉस चेक करता है। स्पीड बॉस का काम क्या होगा? स्पीड बॉस ये देखेगा कि काम कितनी तेजी से हो रहा है। काम हो रहा है इट इज गुड, लेकिन काम स्पीड में हो रहा है कि नहीं, बहुत तेजी से हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये कौन चेक करेगा? स्पीड बॉस चेक करेगा। उसी तरीके से अगर हम बात कर ले रिपेयर बॉस की, तो रिपेयर बॉस किसको बोलते हैं ये आपको मालूम है? रिपेयर बॉस बोलते हैं उस पर्सन को जो ये चेक करता है कि अगर कोई मशीन खराब हो गया है तो उसकी रिपेयरिंग टाइम पे हो रही है या नहीं हो रही है। और इंस्पेक्टर एक पोस्ट है, इंस्पेक्टर का काम होता है टू चेक आउट द क्वालिटी ऑफ द गुड्स, क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट। क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट का मतलब समझ रहे हो? जैसे एग्जांपल के तौर पे चीनी बनाने का काम हो रहा है, अब चीनी तो बन गया और चीनी बना ही नहीं, चीनी बन के पैक भी हो गया, 10 बोरा चीनी पैक हो गया है, लेकिन यार चीनी 10 बोरा पैक तो हमारा गोल अचीव तो हो गया कि चीनी, लेकिन पता चला चीनी खाने के बाद मीठा लग ही नहीं रहा, चीनी के अंदर टेस्ट ही नहीं है, चीनी एकदम बेकार सा लग रहा है। तो मेरे भाई जब चीनी की क्वालिटी सही नहीं तो लाख चीनी हमने 10 बोरा बना दिया, क्या फायदा? तो इंस्पेक्टर का काम होता है क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट की, जो प्रोडक्ट बन रहा है उसकी क्वालिटी सही है या नहीं है। दूसरा टेलर का जो टेक्निक था वो था स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ वर्क। एक एक करके सारे टेक्निक हम स्टार्ट करते हैं और ध्यान से। स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ वर्क का क्या मतलब होता है बच्चे? टेलर ने कहा कि देखो यार, अगर हम लोग बिजनेस कर रहे हैं ना, तो बिजनेस में हमारे मशीन का भी इस्तेमाल होगा, लेबर का भी इस्तेमाल होगा, जमीन का भी इस्तेमाल होगा। तो टेलर ने कहा कि स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब होता है आप जिन भी रिसोर्सेज का अपने बिजनेस में इस्तेमाल कर रहे हो, चाहे आप मशीन का इस्तेमाल करो, लेबर का, तो वो एक स्टैंडर्ड इस्तेमाल करो। स्टैंडर्ड का मतलब होता है अगर मशीन इस्तेमाल कर रहे हो तो A1 क्वालिटी की मशीन होनी चाहिए। अगर लेबर का इस्तेमाल करो तो लेबर जो है वो एकदम प्रॉपर, एकदम पढ़ा लिखा लेबर, वेल क्वालिफाइड लेबर होना चाहिए। मेरी बात समझ में आ रहा है? अगर रॉ मटेरियल का इंतजाम करो तो रॉ मटेरियल भी बहुत स्टैंडर्ड और अच्छा क्वालिटी का होना चाहिए। अगर टाइम पे आपका काम भी बहुत वर्क एकदम समय पर होना चाहिए, टाइम भी अगर तय कर रहे हो, अगर बिजनेस में ये तय करो कि कितने देर में हमारा ये काम कंप्लीट होना चाहिए, तो उसके लिए कहता है कि एक स्टैंडर्ड टाइम तय करो। स्टैंडर्ड टाइम का मतलब समझ रहे हो? यानी 4 घंटे में ये काम होगा कि 5 घंटे की, यानी हर कुछ एकदम A1 क्वालिटी होना चाहिए। जैसे कि कुछ लोग होते हैं ना, स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब देखो यार, क्रीम तो बहुत से लोग लगाते हैं, लेकिन कुछ लोग गार्नियर का क्रीम लगाते हैं, तो क्यों? वो कहते हैं कि मैं स्टैंडर्ड प्रोडक्ट यूज करता हूं। कुछ लोग काम तो हर इंसान करते हैं, लेकिन कुछ लोग ना कम समय में काम करते हैं, तो वो क्या कहते हैं? मैं एक स्टैंडर्ड टाइम में काम करता हूं। यानी कि ये हमारा था प्रिंसिपल स्टैंडर्डाइजेशन। उसका तीसरा कहा टेलर ने कहा सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क, यानी काम को आसान करो। काम को आसान करने का क्या मतलब है? सपोज करो बच्चे, ये एक बिजनेसमैन है,
ये कौन है बच्चे? ये एक बिजनेसमैन। बिजनेसमैन का मतलब समझ रहे, एक व्यापारी जो बिजनेस करता है। अब सपोज करो ये बिजनेसमैन जो है ये 1000 प्रोडक्ट बना रहा है, 1000 वैरायटीज ऑफ प्रोडक्ट बना रहे हैं, यानी कि ये जूसेस भी बनाता है, ये मसाला भी बनाता है, ये तरह तरह के प्रोडक्ट बना रहा है। अब 1000 प्रोडक्ट बनाने के चक्कर में पता चला कि इसके किसी भी प्रोडक्ट में दम नहीं है, खाली ये 1000 प्रोडक्ट भी बना रहा है और बिकता कुछ नहीं, कमाई कुछ नहीं, प्रॉफिट कुछ नहीं है। सिंप्लीफिकेशन का मतलब होता है कि आप अपने काम को आसान करो, आप 2 ही प्रोडक्ट बनाओ, आप 4 ही प्रोडक्ट बनाओ, आप 5 ही प्रोडक्ट बनाओ, लेकिन उसमें इतना दम रखो कि पूरे मार्केट में आप छा जाओ। सिंप्लीफिकेशन यही कहता है कि आप जो है ना, ये कहता है सिंप्लीफिकेशन में एलिमिनेटिंग सुपरफ्लो साइजेज, यानी हो सकता है कि तुम कई वैरायटी बना रहे हो, कई डायमेंशन में डील कर रहे हो, तरह तरह के प्रोडक्ट बना रहे हो, कहते हैं एलिमिनेट करो, उसे खत्म कर दो प्यारे बच्चे। तरह तरह का प्रोडक्ट बनाने की जरूरत नहीं है, कुछ ही प्रोडक्ट बनाओ लेकिन उस पर कमांड बनाओ। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बताऊं कि अगर आप बाटा की बात करें तो बाटा सिर्फ शूज बनाता है, चप्पल बनाता है, यही सब बनाता है। बाटा खाने का सामान नहीं बना रहा है, जूस नहीं बना रहा है, लेकिन वो शूज और चप्पल में आज किसी भी पर्सन से पूछो कि अगर किसी को जूता लेना है, चप्पल लेना है, तो वो हमेशा आपको सजेस्ट करेगा कि बाटा है ना। तो ये होता है सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क। उसके बाद टेलर ने कहा कि मेथड स्टडी का टेक्निक क्या है, इस टेक्निक को भी हम लोग समझेंगे। ये टेलर के द्वारा दिया गया ही एक टेक्निक है जिसको हम लोग मेथड स्टडी। मेथड का मतलब होता है किसी भी काम के करने को, तरीके को मेथड कहते हैं, काम करें। तो टेलर ने कहा कि जनरली काम करने के 2 ही तरीके हो सकते हैं, एक होता है हमारा कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक और दूसरा होता है हमारा लेबर इंटेंसिव टेक्निक। अब ये बताओ कि कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक क्या होता है और लेबर इंटेंसिव टेक्निक क्या होता है। तो कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक कहता है कि देखो, जब हम लोग काम अपने मशीन, कैपिटल का मतलब ये होता है बड़ी चीज, यानी जब हम मशीन की मदद से काम करें तो उसको हम लोग बोलते हैं कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। और लेबर का मतलब होता है जब हम मजदूर की मदद से काम करें, यानी हम काम करवाने के हमारे पास 2 मेथड है। मेथड का मतलब होता है हमारे पास काम करवाने के 2 तरीके हैं, एक होता है हमारा कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक और दूसरा होता है हमारा लेबर इंटेंसिव टेक्निक। आई होप कि इतनी बात आपको समझ में आई होगी। अगर नहीं समझ में आएगा तो जरूर पूछिएगा ताकि हम लोग इस पे डिटेल डिस्कशन भी कर सके और बात को समझने की कोशिश करें। तो कैपिटल इंटेंसिव का मतलब जब हम काम मशीन की मदद से करें, लेबर इंटेंसिव का मतलब होता है जब हम काम लेबर की मदद से करते हैं। टेलर ने कहा कि मेथड आप तय करो कि आपको मशीन से काम करना है, लेबर से। अब ये चीजें तय कैसे होगा बच्चे? तो अगर मेरे पास ढेर सारा पैसा, पूंजी की मुझे कोई दिक्कत नहीं, कैपिटल मेरे पास भरपूर है, तो मैं हमेशा ही मशीन से काम करूंगा, क्योंकि अब मशीन से काम होगा तो प्रोडक्शन भी ज्यादा होगा और खर्च भी कम गिरेगा। लेबर से मैं काम कब लूंगा? लेबर से मैं काम तब लूंगा प्यारे बच्चे जब मेरे पास पूंजी नहीं होगा, तो मैं बहुत बड़ी बड़ी मशीनें नहीं खरीद सकता, तो मैं किससे काम लूंगा? लेबर से काम लूंगा। उसका टेलर ने कहा था मोशन स्टडी। मोशन स्टडी का मतलब क्या होता है? मोशन का मतलब होता है, ध्यान से, यानी जब आप काम कर रहे हो तो उस काम के दौरान जो आपके मूवमेंट्स है, मूवमेंट का मतलब होता है जो, जैसे मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, सपोज करो एक पर्सन है, छोटा सा एग्जाम्पल, बचपन में हम लोग ये काम करते थे। अच्छा, बचपन में कभी हम लोग को घर के आसपास ईंट ढोना होता, तो ईंट ढोने के लिए हम क्या करते थे? हम एक ईंट लेते थे, फिर दूसरा ईंट लेते थे और फिर तीसरा ईंट लेते थे, और 3 ईंट को लेकर और ऐसे हाथ में ऐसे कैरी करके उठा के एक जगह दूसरी जगह ले जाते थे। फिर तो ये, अच्छा, उसी में एक हमारा दोस्त आता था और कहता था अरे यार ये क्या फालतू काम कर रहे हो, 3-3 ईंट ले जा रहे हो, पता चलेगा कि 3-3 ईंट ले जाने के चक्कर में तुम्हारा फालतू का बहुत सारा बेकार का मूवमेंट जा रहा है, बेकार तुम अपना समय वेस्ट कर रहे हो। तो कहता है कि अरे एक काम करो ना यार, एक साइकिल लेकर आओ और उस साइकिल पे क्या करो कि ईंट को सजा दो, एक ईंट इधर रखो, एक 2, फिर एक और 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7, फिर 8, फिर 9, फिर 10, फिर 11, फिर 12। पता चला कि साइकिल ले लिए और साइकिल पे हमने एक बार में 12 ईंट रखा और रख के आराम से एक बंदा पीछे पकड़ ले, एक बंदा इसको लेके धीरे से, ना उठाना पड़ा ना दम लगाना पड़ा। या फिर एक छोटा सा ठेला ले लो, ठेले पे सारा ईंट रख दो और ईंट रख के इकट्ठे में 100 ईंट एक बार में ढुला गया और कोई मेहनत नहीं पड़ा। मोशन स्टडी कहता है कि हमारे बिजनेस में जो 2 तरह के मूवमेंट होते हैं, मूवमेंट 2 तरह के होते हैं, एक होता है प्रोडक्टिव मूवमेंट और एक होता है हमारा अनप्रोडक्टिव मूवमेंट। अनप्रोडक्टिव मूवमेंट, प्रोडक्टिव मूवमेंट का मतलब होता है कि हमारा बॉडी जो मूव कर रहा है वो सही वे में कर रहा है, यानी उससे कोई हम वेस्ट मतलब फालतू नहीं मूव करवा रहे हैं। और अनप्रोडक्टिव का मतलब होता है कि जो हमारी बॉडी की मूवमेंट है वो बेकार है। जैसे मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, सपोज करो कि मैं एक मैकेनिक हूं, मैं कोई काम करता हूं, कोई सामान उमान बनाता हूं, टीवी बनाता हूं। अब मैं टीवी बनाने वाला जो मेरा टूल है जिससे हम टीवी बनाते, वो मैंने कहीं बहुत दूर रख दिया है और मैं बार बार ऐसे झुक रहा हूं नीचे, फिर वहां से टूल उठा के ले आ रहा हूं, फिर झुक रहा हूं,
फिर वहां से टूल उठा के ला रहा हूं, बार बार मैं झुक रहा हूं, तो ये जो मेरे मूवमेंट्स हो रहे हैं ना, ये बहुत ही अनप्रोडक्टिव मूवमेंट है, यानी ये बेकार, बार बार झुक रहा, मेरा टाइम भी खराब हो रहा है और मेरी एनर्जी भी जा रही है। अगर मैं उस टूल को ऊपर उठा के सामने में रख लेता, एकदम आगे ऐसे टूल, तो मैं ऐसे टूल लेता, काम करता, टूल लेता, काम करता। तो कहता है कि आपके जो प्रोडक्टिव यानी जो सही मूवमेंट है उसको आप अप्लाई करो, और जो फालतू के तुम मूवमेंट है उनको खत्म करो। इससे क्या होगा कि आपका मोशन यानी प्रॉपर काम कर पाओगे, आपका टाइम भी बचेगा, आपका रिसोर्सेज बढ़ेगा, आपका एनर्जी भी बचेगा। फिर आता है टाइम स्टडी। टाइम स्टडी में टेलर ने कहा कि किसी भी काम को करने से पहले आप एक स्टैंडर्ड टाइम तय करो कि कितने समय में ये काम हो जाना चाहिए। अब इसको मैं समझाता हूँ। टेलर ने पता है टाइम कैसे तय किया, यानी किसी भी परफॉर्मेंस को, किसी भी काम को करने के लिए एक स्टैंडर्ड टाइम का मतलब एक सही समय हमें कितना चाहिए। टेलर पता है क्या करते थे, टेलर अपना 4 वर्कर लेते थे और इन चारों वर्कर को काम देते थे कि ये वर्क है, ये काम है मान लो ईंटा ढोने का। तो टेलर देखते थे कि ये 4 वर्कर 6 घंटे में कितना ईंटा ढो रहा है, तो भाई 6 घंटे में इतना ढो रहा है तो 12 घंटे में इतना ढोएगा। फिर टेलर अलग अलग वर्कर पे आजमाते थे, फिर ये 4 वर्कर से फिर ईंटा ढोलाते थे, फिर ईंटा ढोकर आते तो फिर देखते थे। इससे सब लेके उसका टेलर इसका एक एवरेज निकाल के ये बताते थे कि अगर 8 घंटे वर्कर रोज काम करें तो ये काम हमारा 1 महीने में क्या होगा, कंप्लीट हो जाएगा। तो टेलर ये ऐसे नहीं कि मुंह से बोल दिए कि 8 घंटे काम को, नहीं, वो अलग अलग वर्कर से काम करवाते थे, करवा के फिर एनालाइज करते थे और देखते थे कि फाइनली कितना टाइम लग रहा है किसी काम को करने में। लास्ट है हमारा 7वां पॉइंट है जिसको हम लोग बोलते हैं फैटिग स्टडी। फैटिग स्टडी का मतलब होता है, फैटिग का मतलब होता है थकावट। आपको मालूम है कि जब एक वर्कर काम करेगा तो एक काम करते करते वो दिन भर काम नहीं कर सकता, वो एक समय ऐसा आएगा कि जब वो बेचारा थक जाएगा, टायर्ड हो जाएगा, तो उसे थोड़ी सी आराम की जरूरत है। टेलर ने कहा कि वर्कर को कितना आराम चाहिए वो फिर से एनर्जेटिक हो जाए, फिर से काम करे। तो टेलर ने इस पर भी स्टडी किया। पता है वो क्या किया, वो कुछ वर्कर को काम दिया, तो वर्कर ने काम किया और काम करने के 4 घंटे शुरू मॉर्निंग में 4 घंटे काम करने के बाद वो थक गया। जब थक गया तो टेलर ने इनको आधे घंटे का आराम दिया। जब आधे घंटे का इन लोगों को आराम दिया तो फिर जब ये काम करने आए तो पता चला सिर्फ 2 घंटे ही काम किया और फिर से थक गए। तो टेलर ने दिमाग लगाया कि एक काम करते हैं, जब ये 4 घंटा काम कर रहे हैं तो इनको एक काम करते हैं, इनको आराम हम 1 घंटे का देते हैं। जब 1 घंटे का आराम दिया तो पता चला कि ये फिर अगला 3 घंटा ये काम किए। इसका मतलब इसको आराम का पीरियड जो है वो थोड़ा ज्यादा देना चाहिए ताकि वो काम अगले में। अच्छा, शुरू में वो ज्यादा काम क्यों कर रहा था, शुरू में टेलर ने देखा कि जब वो घर से आ रहा तो बहुत फ्रेश खा पी के आ रहा है, सुबह सुबह का टाइम में सो कर आ रहा है तो वो ज्यादा काम कर रहा है। बट वो जब वो काम करके थक जा रहा है तब वो थोड़ा सा काम कम करेगा। तो टेलर ने इन सब को स्टडी किया और तब बताया कि थकावट में एक वर्कर को हमें कितना आराम देना चाहिए, फ्रीक्वेंसी ऑफ रेस्ट कितना आराम देना चाहिए और कितने देर के लिए आराम देना चाहिए और कितनी बार आराम देना चाहिए। टेलर ने यहाँ पे दोनों बताया कि फ्रीक्वेंसी ऑफ रेस्ट इंटरवल, फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है कि कितनी बार आराम देना चाहिए, और टाइम ऑफ रेस्ट इंटरवल यानी कितने देर के लिए आराम देना चाहिए। तो आराम स्टडी को हम लोग फैटिग स्टडी कहते हैं। फिर आता है 8वां प्रिंसिपल, यानी ये दोनों मेरे ख्याल से लास्ट ही प्रिंसिपल है, हाँ, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। फिर आता है हमारा 8वां प्रिंसिपल, इसको हम कहते हैं डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम। अब ये डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम क्या है, इसको मैं थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूँ। सपोज करो हमारे यहाँ 2 वर्कर है, एक वर्कर ये है, एक वर्कर है मिस्टर आलू और मिस्टर मालू। आलू और मालू नाम के हमारे पास 2 वर्कर है। अब बच्चे मिस्टर आलू जो है 8 घंटे काम करने के बाद इन्होंने 50 साइकिल बनाया, और मिस्टर मालू है वो 8 घंटे काम करते हैं और इन्होंने 60 साइकिल बनाया। अब ध्यान समझना, 8 घंटे काम करके ये सिर्फ 50 साइकिल तैयार कर रहे हैं और ये 8 घंटे काम करके इन्होंने 60 साइकिल तैयार कर, दोनों ने काम तो 8 ही घंटे किया। इसका मतलब जो मिस्टर मालू है ये कहलाएंगे एक इफिशिएंट वर्कर। इफिशिएंट का मतलब होता है जो अच्छे से प्रॉपर ज्यादा काम करने वाला, और ये जो बंदा है ये कहलाएगा इनएफिशिएंट वर्कर, क्योंकि ये बंदा उतना ही टाइम में काम ज्यादा नहीं कर रहा है। तो डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम कहता है कि अगर मान लो कि इस बंदे को मजदूरी दे रहे हो तो एक साइकिल बनाने का कितना दे रहे हो, 100 रुपए, तो इस बंदे का कितना हिसाब, इसका एक दिन की कमाई कितना होगा, एक साइकिल बनाने पे 100 रुपए दे रहे हो तो इस बंदे की एक दिन की कमाई होगी 5000। तो तुम यही कहोगे ना कि सर अगर ये 5000 कमाए तो बताओ ये कितना कमाएगा, तो तुम बोलोगे कि सर 60 × 100 तो ये कमाएगा 6000। मेरे भाई नहीं 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 नहीं, ये कॉन्सेप्ट नहीं है। डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम
सिस्टम ये नहीं कहता है कि आप एक जैसा ही वेज रेट दोगे, नहीं, कहता है कि अगर कोई वर्कर आपका इफिशिएंट है, इफिशिएंट का मतलब समझ रहे हो, इफिशिएंट का मतलब पहले समझ लो फिर हम लोग बात करेंगे। इसका डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम कहता है कि अगर आपका वर्कर इफिशिएंट है, इफिशिएंट मतलब अच्छा है, अच्छा काम कर रहा है, तो इफिशिएंट वर्कर अगर आपका, वो भी देख लेते हैं हम लोग। अगर आपका वर्कर इफिशिएंट हो तो अगर वो सामान ज्यादा बनाते हो तो उसका वेज रेट भी तुम बढ़ा के दो। अगर इसको 100 रुपए के हिसाब से दे रहे हो तो इसको तुम दे दो 150 रुपए के हिसाब से, तो 15 छक्के कितना 90, यानी इसका जो बनेगा वो 9000। ये देख लो, आप ये मत सोचो कि ये जो ज्यादा साइकिल बनाए हैं तो इसको भी 100 रुपए के हिसाब से देंगे, इसको नहीं। यही तो टेलर ने नया किया, डिफरेंशियल पीस। डिफरेंशियल का मतलब होता है अलग अलग रेट देना, यानी अगर ये 50 साइकिल बना रहा है तो इसको हम 100 रुपए के हिसाब से मजदूरी देंगे, और अगर कोई बंदा 60 साइकिल बनाए तो उसको हम 150 रुपए के हिसाब से मजदूरी देंगे। इसको कहते हैं अलग अलग वेज रेट तय करना, इससे वर्कर मोटिवेट होगा। अदरवाइज तो ये यही सोचेगा कि हम 50 बनाए तो हमको 5000 मिला, वो 60 बनाया तो उसको 6000 मिल गया 100 रुपए के हिसाब से। तो ये तो कोई बात ही नहीं है ना, फिर इसको क्या मोटिवेशन? तो बोलेगा हम ज्यादा सामान बनाए इसलिए ज्यादा पैसा मिला, ये बोलेगा नहीं। बोला नहीं, अगर वो बंदा ज्यादा अच्छा काम करे तो उसकी वेज रेट भी अच्छा कर दो। इसके बाद लास्ट प्रिंसिपल टेक्निक है हमारा, जिसको हम लोग कहते हैं प्यारे बच्चे मेंटल रिवॉल्यूशन। मेंटल रिवॉल्यूशन होता क्या है, इसको भी बहुत ध्यान समझिएगा। मेंटल रिवॉल्यूशन अभी मैंने जस्ट पढ़ाया था कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन में एक होता है मैनेजर और दूसरा होता है वर्कर। मैनेजर वर्कर के बारे में सोचता है कि अरे ये सब एकदम बेकार है, कोई काम के लिए नल्ले हैं, बेकार, इसको तो काम से निकाल देंगे। वर्कर मैनेजर के बारे में सोचता है कि ये एक्सप्लॉइट कर रहा है, जुल्म कर रहा है। दोनों एक दूसरे के बारे में निगेटिव थॉट रखते हैं। बट मेंटल रिवॉल्यूशन पता है क्या कहता है? मेंटल रिवॉल्यूशन कहता है कि जब वर्कर और मैनेजर दोनों एक दूसरे के बारे में पॉजिटिव सोचे, एक दूसरे को कोऑपरेट करें, मैनेजर वर्कर को सोचे ये तो हमारा भाई है, ये तो हमारे लिए बहुत अच्छा काम करे, इसी की वजह से हमारे ऑर्गेनाइजेशन में ग्रोथ होगा। और जब ये बंदा जो इसके बारे में सोचे कि नहीं मैनेजर तो हमारे बॉस है, वो तो हमारा भला चाहते हैं, तो इसको बोलते हैं पॉजिटिविटी इन द माइंडसेट पॉजिटिव हो जाना, इसको बोलते हैं हम लोग मेंटल रिवॉल्यूशन। तो फाइनली आपका चैप्टर हो गया कंप्लीट। अब चैप्टर कंप्लीट होने के बाद प्यारे बच्चे हम लोग को क्या करना है? अब करना है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना मल्टीपल प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट से रिलेटेड जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस है उसको स्टार्ट करते हैं। और बहुत ही इनोवेटिव वे में, बहुत ही अच्छे तरीके से आपको मैं एक एक एमसीक्यू लगवाऊंगा, आप खुद समझेंगे। पहला एमसीक्यू आपकी स्क्रीन पे है कि प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर नॉट। अच्छा, जो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल है वो यूनिवर्सल है कि नहीं है? यूनिवर्सल का मतलब कहीं पे भी अप्लाई कर सकते हैं, सही बात है। फ्लेक्सिबल है, अपने अकॉर्डिंग उसमें चेंजेस ला सकते हैं। बिहेवियरल है, मैनेजमेंट के प्रिंसिपल हमेशा इंसानों पे अप्लाई होता है, तो इंसान का बिहेवियर के अकॉर्डिंग वो प्रिंसिपल कहीं ना कहीं इफेक्ट करेगा। एब्सोल्यूट है, एब्सोल्यूट का मतलब होता है कि आंखें बंद करके एकदम ब्लाइंडली फॉलो करना चाहिए। फिक्स है, साइंस है, एकदम साइंटिफिक तरीके से नहीं। तो मैनेजमेंट का प्रिंसिपल कभी भी एब्सोल्यूट नहीं होता, उसमें हम चेंजेज अपने अकॉर्डिंग जब चाहे उसमें चेंजेज ला सकते हैं। तो इसमें कौन सा मैनेजमेंट का प्रिंसिपल का फीचर नहीं है? तो वो एब्सोल्यूट का मतलब होता है जो फिक्स हो, फिक्स नहीं है, चेंज ला सकते हैं। अच्छा, हाउ आर प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट फॉर्म्ड? प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट कैसे बना है, यानी कि जो प्रिंसिपल ये जो प्रिंसिपल 14 प्रिंसिपल फ्योल के और टेलर के जो टेक्निक्स है ये सब कैसे दिए गए? लेबोरेटरी में। अरे लेबोरेटरी का क्या मतलब है यार, क्या हाइड्रोजन क्लोरीन थोड़ी मिला रहे थे? बाय द एक्सपीरियंस ऑफ मैनेजर, यस इट इज एन करेक्ट ऑप्शन। मैनेजर ने अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन में काम करके जो वो अनुभव सीखे हैं उसी पे तो उन्होंने अपने प्रिंसिपल दिए। आप मेरा लेक्चर देखे हो तो जाकर उसमें देखना कि जब मैनेजर अलग अलग बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में काम करके जो कुछ भी वो सीखते हैं उसी पे अपना वो सिद्धांत देते हैं। अच्छा, द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर सिग्निफिकेंट। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों? बिकॉज ऑफ, क्यों? तो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि मैनेजमेंट की जो सिद्धांत है, डिवीजन ऑफ वर्क, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन इफिशियंसी। क्योंकि मैनेजमेंट के प्रिंसिपल जब आप अप्लाई करोगे ना तो आपकी इफिशियंसी बढ़ जाएगी। इफिशियंसी बढ़ने का मतलब समझते हो? इफिशियंसी बढ़ने का मतलब होता है कि आपका रिसोर्सेज जो है वो प्रॉपर यूटिलाइज होगा, काम आपका समय पे हो जाएगा, आपका हर कुछ अच्छे से हो जाएगा, आपका रिसोर्सेज वेस्ट नहीं होगा, आपका कॉस्ट ज्यादा नहीं गिरेगा, आपके यहाँ डिसिप्लिन बनेगा, आपके यहाँ मेंटल रिवोल्यूशन आ जाएगा। तो इफिशियंसी एक ऐसा वर्ड है ना जिसमें सब कुछ आता है। तो इसका मतलब होता है कि मैनेजमेंट के प्रिंसिपल के सबसे बड़ा फायदा क्या है? तो आपकी इफिशियंसी बढ़ जाती है। देखो, ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज ये इफिशियंसी का पार्ट है। एडॉप्शन टू चेंज ये इफिशियंसी का पार्ट है। ये सब इफिशियंसी का पार्ट है। ये हेड है, ये बॉस है। इफिशियंसी बढ़ गई मतलब सब काम आपका अच्छे से हो गया। उसके बाद
देखें तो कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ड डिस्क्राइब द प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क। अच्छा, प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क का मतलब होता है, आपको मैंने बताया था कि काम को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटना इज नोन एज डिवीजन ऑफ वर्क। इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो बताता है कि डिवीजन ऑफ वर्क हम फॉलो कर रहे हैं? तो इसमें जो सबसे पहला ही ऑप्शन है कि वर्क शुड बी डिवाइडेड इनटू स्मॉल टास्क, ये कहीं ना कहीं प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क को क्या कर रहा है, यहाँ पे फॉलो कर रहा है कि काम को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देना चाहिए। अच्छा, इसमें बोला है कि कौन सा बॉस है जो मशीन और मटेरियल और टूल का इंतजाम करता है। मशीन मटेरियल टूल का इंतजाम कौन सा बॉस करता है? तो आपको मालूम होना चाहिए कि ये हमारा काम गैंग बॉस करता है। गैंग बॉस का काम ही होता है मशीन का इंतजाम करना। मैंने अपने लेक्चर में बहुत साफ पढ़ाया है। उसका बोला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट गिवन बाय टेलर। इनमें से कौन सा जो है प्रिंसिपल टेलर ने नहीं दिया था? इनमें से कौन सा प्रिंसिपल टेलर ने नहीं दिया है? जरा क्वेश्चन को ध्यान समझिएगा ताकि आपको बात समझ में आ जाए। ये बोला क्वेश्चन क्या बोला समझ में आ रहा है? इनमें से कौन सा प्रिंसिपल जो है वो टेलर ने नहीं दिया था। तो आइए इसको भी स्टडी कर लेते, फिर हम लोग बात कर लेते हैं। तो पहला बोला है साइंस नॉट रूल ऑफ थंब, टेलर ने दिया है, बिल्कुल दिया है। उसके बाद हम लोग बात कर ले, हाँ, हार्मोनी नॉट डिस्कॉर्ड, ये भी टेलर ने दिया। अच्छा, फंक्शनल फोरमैनशिप, ये टेलर का टेक्निक है, ये टेलर का प्रिंसिपल नहीं है, बल्कि ये टेलर का क्या है, टेक्निक है। तो प्रिंसिपल तो ये है। मैक्सिमम नॉट रिस्ट्रिक्टेड आउटपुट, ये भी है आपका, ये मतलब कि एक तरीके से मैक्सिमम नॉट रिस्ट्रिक्टेड आउटपुट बुक में नहीं लिखा रहता है, बट ये होता है। तो आप इसको ये पकड़ लीजिए कि फंक्शनल फोरमैनशिप जो है ये असल में टेक्निक है, और बाकी सब हमारे प्रिंसिपल है। ये पूनम गांधी की बुक ने ये वाला पॉइंट नहीं लिखा है, बट मैं आपको बता दूं मैक्सिमम नॉट रिस्ट्रिक्टेड आउटपुट भी, ये भी एक प्रिंसिपल टेलर ने दिया था, जिसके अकॉर्डिंग टेलर ने ये कहा था कि आप जितना मैक्सिमम चाहो उतना प्रोडक्शन करो, कभी भी रिस्ट्रिक्शन मत लगाओ कि हम बस 10 यूनिट बनाएंगे, 20 यूनिट। आप मैक्सिमम सोचो आप कितना बना सकते हो। आप 100 बना सकते हो तो आप 100 का प्लान करो, कम का प्लान नहीं करो, हमेशा ज्यादा का प्लान करो, रिस्ट्रिक्शन मत लगाओ। उसके बाद हाँ, अगला पॉइंट है कि मैनेजमेंट शुड फाइंड वन बेस्ट वे टू परफॉर्म। किसी भी काम के करने को तरीका, किसी भी काम के करने को तरीके को क्या कहते हैं? कौन सी स्टडी है? तो वो किसी भी काम के करने को तरीके को हम लोग मेथड स्टडी कहते हैं, क्योंकि इसी में दो टेक्निक हम लोग पढ़ते हैं, लेबर इंटेंसिव टेक्निक और कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। तो काम करने के तरीका पूछा था। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ड इसका मेंटल रिवोल्यूशन। मेंटल रिवोल्यूशन का मतलब क्या होता है? मेंटल रिवोल्यूशन का मतलब होता है जब मैनेजर अपने एम्प्लॉय के बारे में, जब एम्प्लॉय अपने मैनेजर के बारे में पॉजिटिव एटीट्यूड रखे, पॉजिटिव सोच रखे। तो इसमें पहला ही पॉइंट बोला है इट इंप्लाई चेंज ऑफ एटीट्यूड, यानी दोनों के बीच में मैनेजर का एम्प्लॉय से, एम्प्लॉय का मैनेजर से पॉजिटिव एटीट्यूड है। बोला विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स अबाउट टेलर एंड फ्यूल। टेलर एंड फ्यूल के बारे में कौन सा स्टेटमेंट गलत है? टेलर और फ्यूल के बारे में कौन से स्टेटमेंट गलत है? पहला बोला है फ्यूल वाज माइनिंग इंजीनियर एंड टेलर वाज मैकेनिकल। ये तो एकदम अभी जस्ट मैंने पढ़ा है, फ्यूल माइनिंग इंजीनियर थे तो टेलर कौन से थे? टेलर मैकेनिकल इंजीनियर थे, सही बात है। उसके बाद है फ्यूल का जो प्रिंसिपल है वो अप्लीकेबल इन स्पेशलाइज्ड सिचुएशन। नो 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 नॉट एट ऑल। ये बताओ जो फ्यूल का प्रिंसिपल है, डिवीजन ऑफ वर्क अथॉरिटी, ये कोई खास सिचुएशन में अप्लाई होता है? नहीं, मैं शुरू से कहता आ रहा हूं कि फादर ऑफ जनरल मैनेजमेंट है फ्यूल, यानी फ्यूल के जितने भी प्रिंसिपल वो आप कहीं भी अप्लाई करो, स्कूल में, हॉस्पिटल में, एजुकेशन में। तो फ्यूल ने कोई स्पेशलाइज्ड प्रिंसिपल नहीं दिया, बल्कि हर एक सिचुएशन में इसके प्रिंसिपल को अप्लाई कर सकते हो। वहीं अगर टेलर की बात करें, टेलर प्रिंसिपल है यूनिवर्सल एप्लीकेशन, नहीं। टेलर की तो प्रिंसिपल थे जो खास अलग अलग टेक्निक उसने जो बताए थे, अलग अलग जगहों पे हम अप्लाई करते हैं अलग अलग तरीके से। तो ये ऑप्शन आपका गलत है, ये ऑप्शन आपका गलत है। फ्यूल का प्रिंसिपल आपका यूनिवर्सल एप्लीकेशन रखता है, ना कि खास सिचुएशन के लिए। अगला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर द स्टेटमेंट ऑफ फंडामेंटल ट्रूथ विच सर्व एज ए गाइडलाइन फॉर डिसीजन एक्शन ऑफ मैनेजर। अच्छा, इनमें से बताओ कि ये क्या है, कौन है जो हमें बताता है फंडामेंटल। फंडामेंटल का मतलब होता है हमें कुछ बेसिक गाइडलाइन देता है जिसके ऊपर हम अपने सारे काम को करते हैं और अपना डिसीजन लेते हैं। ऐसी कौन सी चीजें जो हमें गाइडलाइन देता है काम को करने को लेकर? तो इसका सही आंसर है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट हमें गाइड करता है। एक फंडामेंटल का मतलब होता है एक ऐसा बेसिक ट्रूथ, एक ऐसी सच्चाई हमें बताता है जो हमें गाइड करता है कि हम कैसे डिसीजन लेंगे और कैसे हम अपने काम को करेंगे। ये हर जगह हम अप्लाई कर सकते हैं। वो क्या है? हमारा प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट।
उसका कहता है कि मैनेजमेंट प्रिंसिपल हेल्प इन थॉटफुल डिसीजन मेकिंग बिकॉज दे आर बेस्ड। मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल है वो कोई ब्लाइंड प्रिंसिपल नहीं है, वो एकदम थॉटफुल है, सोचा समझा प्रिंसिपल है। क्यों क्यों ऐसा क्यों? बिकॉज दे आर बेस्ड ऑन ब्लाइंड फेथ, क्योंकि इंसान उस पर अंधाधुन फैसला कर, नहीं नहीं नहीं, दे आर बेस्ड ऑन लॉजिक। लॉजिक का मतलब होता है कि मैनेजमेंट के जितने प्रिंसिपल वो किसके बेस्ड है? लॉजिक पे बेस्ड है। अच्छा, मैनेजमेंट के प्रिंसिपल जो है डैश डिमांड फॉर द सोसाइटी विच रिस्पेक्ट सिग्निफिकेंट टू सर्व द। अच्छा, मैनेजमेंट के प्रिंसिपल जो है वो क्यों बनाए गए हैं? ताकि हम अपने सोसाइटी में सही तरीके से काम को कर सके। तो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल आर क्यों, मैनेजमेंट के प्रिंसिपल क्या हुए? डेवलप किए गए। क्यों डेवलप किए गए हैं? क्योंकि जब आप अपने मैनेजमेंट के प्रिंसिपल को लगाएंगे तो आप अपनी सोसाइटी से जो भी रिसोर्सेज इस्तेमाल कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग सोसाइटी को सही क्वालिटी का प्रोडक्ट दे पाएंगे, सोसाइटी को सस्ते दामों पे सामान दे पाएंगे, सोसाइटी भी आपसे क्या हो जाएगा? खुश हो जाएगा। तो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल इररिलेवेंट नहीं है, अंडर डेवलप नहीं, बल्कि एक डेवलप प्रिंसिपल है, डेवलप किया गया प्रिंसिपल है जिससे हमारी सोसाइटी को भी फायदा होता है। 13 क्वेश्चन देंगे। क्वेश्चन पूछा है आइडेंटिफाई द रीजन फ्रॉम द फॉलोइंग व्हाई प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट डू नॉट प्रोवाइड रेडीमेड सॉल्यूशन टू ऑल मैनेजरियल डिसीजन। जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है क्या वो कोई रेडीमेड सॉल्यूशन है? रेडीमेड का मतलब होता है कि उसमें हमें कोई चेंजेस करने की जरूरत नहीं, बस वो हमने रट लिया, कोई भी सिचुएशन कुछ भी हो और वो उसको अंधाधुन अप्लाई कर देंगे। नहीं मेरे भाई, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू हालात, अकॉर्डिंग टू नीड आप अपने मन से भी कुछ चेंजेस कर सकते हो। तो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट जो है वो रेडीमेड सॉल्यूशन क्यों नहीं देता है? क्यों नहीं देता है बताइए मुझे कि प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट रेडीमेड सॉल्यूशन क्यों नहीं देता है? एनीवन कोई बताना चाहेगा प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट रेडीमेड सॉल्यूशन क्यों नहीं देता है? तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? बिकॉज दे प्रोवाइड जनरल गाइडलाइन, क्योंकि हाँ, पहला ही ऑप्शन बिल्कुल सही है, क्योंकि जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है ना वो आपको सिर्फ जनरल गाइडलाइन देता है, बाकी चीज़ें आपको खुद करना है, अपना दिमाग यूज़ करना नहीं छोड़ना है। आप अपना दिमाग यूज कीजिए, उसमें जैसे ज़रूरत पड़े वैसे चेंजेस भी लाइए, क्योंकि ये सिर्फ आपको जनरल गाइडलाइन देने आया है। आपको ये देखो, जैसे रेडीमेड कपड़े होते हैं ना, वो कोई भी रेडीमेड कपड़े फिट हो जाते हैं, वैसा नहीं है। ये प्रिंसिपल आपको सिर्फ सिद्धांत बताया, डिवीजन ऑफ वर्क आपको बताया, फिर आपको काम बांटते समय आपको ध्यान देना है कि आप कैसे काम बांटना है। अगर आपका ऑर्गेनाइजेशन बहुत छोटा सा है फिर भी जबरदस्ती आप उसमें काम बांट रहे हो तो आप बेवकूफी करो। आप रट के आए हो कि डिवीजन ऑफ वर्क काम बांट दो, ऑर्गेनाइजेशन है ही छोटा सा, उसमें हम अकेले एक तो लेबर है, अब उसमें क्या काम बांटोगे भाई? तो ये जनरल प्रिंसिपल है, हर जगह अंधाधुन अप्लाई नहीं हो सकता है। फिर अगला क्वेश्चन है द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ मोशन स्टडी। मोशन स्टडी हम लोग क्यों करते हैं? टू सेव कॉस्ट ऑफ लेबर एंड मशीन। क्या मोशन स्टडी ये करते हैं ताकि लेबर का कॉस्ट और मशीन बचाया जा सके? ओ हो, ये ऑप्शन एकदम सही है। टू डिटरमाइन एंड एलिमिनेट द अननेसेसरी मूवमेंट, यानी जो फालतू के हमारे मूवमेंट हो रहे, जो बॉडी फालतू का हम इधर उधर जो सामान उठाने के लिए झुक रहे हैं, सामान वहां से ला रहे हैं, दौड़ भाग कर रहे फालतू के, उसे हम क्या कर सके? खत्म कर सके। उसके बाद अगला क्वेश्चन है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, which technique of scientific management suggests that disciplinarians should be appointed under the planning in charge in order to maintain discipline। अच्छा, प्लानिंग वाले डिपार्टमेंट में डिसिप्लिनेरियन एक इंचार्ज, एक बॉस है। याद आपको मैंने फंक्शनल फोरमैनशिप पढ़ाया था, जहां पे बताया था 2 डिपार्टमेंट होते हैं, एक होता है प्लानिंग, एक होता है ऑपरेशनल। प्लानिंग में 4 बॉस होता है, ऑपरेशनल में भी 4 बॉस होता है। उसी प्लानिंग में से एक बॉस कौन होता है? हमारा डिसिप्लिनेरियन। तो ये किस में आता है? फंक्शनल फोरमैनशिप में। फिर अगला क्वेश्चन बोला अंडर विच सिस्टम ऑफ वेज पेमेंट वेज आर पेड ऑन द बेसिस ऑफ वर्क डन। जैसे जैसे काम आपका ज्यादा होगा वेज रेट भी आपका क्या होता रहेगा? ज्यादा होता है। ये कौन सा था? ये था डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम। अगला क्वेश्चन पूछा है कि नेम द प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट विच एम्फसाइज दैट देयर शुड बी कंप्लीट हार्मोनी बिटवीन द मैनेजमेंट। अच्छा, मैनेजमेंट और वर्कर के बीच में हार्मोनी होना चाहिए, एक दूसरे को गिरा निगाह से ना देखे। ये कौन सा प्रिंसिपल कहता है? ये कहता है हार्मोनी नॉट डिस्कॉर्ड। उसका कहता है कि कौन सा टेक्निक है जो कहता है कि इन विच स्पेशलाइज सुपरवाइजर ईच वर्कर। तो मतलब कौन सा टेक्निक में ये बात कही गई कि हर वर्कर को एक बॉस दिया जाएगा, स्पेशलाइज दिया जाएगा जो उसको सुपरवाइज, हर वर्कर के अलग अलग। तो आपको मालूम है कि फंक्शनल फोरमैनशिप में हमने 8 बॉस पढ़ा था, उन 8 बॉस का काम वर्कर को गाइड करना है, हर वर्कर के हिसाब से अलग अलग वहां पे बॉस बनाए गए थे, प्लानिंग का अलग और ऑपरेशनल का अलग।
अगला क्वेश्चन हम लोग देख ले जो कि और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान समझने की भी कोशिश कीजिएगा। वो क्या है बच्चे हमारा, वो है कि द गोल आर अचीव्ड आफ्टर इंटीग्रेटिंग द effort of different individual who are working in an organization to satisfy their own personal need. Identify the principle ऑफ मैनेजमेंट। अब ये क्वेश्चन जो है बच्चे वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसको थोड़ा ध्यान से समझने की भी ज़रूरत है ताकि आपको बात समझ में आ जाए। बहुत आराम से इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। तो बच्चे ये क्या है, इसको ध्यान समझिए। क्वेश्चन बोला है द गोल आर अचीव्ड आफ्टर इंटीग्रेटिंग द एफर्ट ऑफ डिफरेंट इंडिविजुअल हु आर वर्किंग इन एन ऑर्गेनाइजेशन टू सेटिस्फाई देयर ओन पर्सनल नीड, आइडेंटिफाई द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। इसका मतलब है कि गोल तभी अचीव होता है, इसको थोड़ा ध्यान समझिएगा ताकि आपको बात समझ में आ जाए। कहता है कि गोल तभी अचीव होगा आफ्टर इंटीग्रेटिंग द एफर्ट ऑफ डिफरेंट इंडिविजुअल हु आर वर्किंग इन एन ऑर्गेनाइजेशन टू सेटिस्फाई देयर ओन पर्सनल नीड। आपको मैंने एक प्रिंसिपल पढ़ाया था, आपको याद होगा कि एक बंदा जो है वो पेंट लाने जाता है और जब वो पेंट लाने जाता है, पेंट मतलब वो ऑर्गेनाइजेशन में कलर वगैरह करना था, तो एक उसके मामा का दुकान है, एक उसका कोई अनजान आदमी की दुकान है। मामा का दुकान जो है वो पेंट 500 रुपए का दे रहे हैं और अनजान आदमी वो पेंट दे रहे हैं 400 रुपए में। तो आपका जो इंडिविजुअल मतलब आप अपने सुकून, आपका दिल ये कहेगा कि यार ऐसा करो ना कि ये 500 रुपए वाला ही ले लेते क्योंकि ये मामा है, मामा खुश हो जाएंगे। ये आपका पर्सनल इंडिविजुअल नीड आप सेटिस्फाई करने की कोशिश कर रहे हो। लेकिन कहता है कि नहीं, ऑर्गेनाइजेशन का गोल तभी अचीव होता है जब इंसान अपने पर्सनल नीड को कुछ पल के लिए सेक्रीफाइस कर दे, इंडिविजुअल गोल को सेक्रीफाइस कर ले और सिर्फ किसके बारे में सोचे, ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। और पेंट आप एक अनजान आदमी से खरीदिए ताकि ऑर्गेनाइजेशन का गोल आपका क्या हो जाए, अचीव हो जाए। ये कौन है, ये प्रिंसिपल कहता है सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट मत रखो, बल्कि उसको किस में ट्रांसफर कर दो, जनरल इंटरेस्ट। और याद रखिए अगर बिजनेस का गोल अचीव हो जाएगा तो आपका पर्सनल भी गोल अचीव होगा। आप चाहते हो ना अच्छी सैलरी, आप बिजनेस के लिए काम तो करो, आपका भी अच्छा सैलरी अपने आप बन जाएगा। आई होप की बात समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन है कि एन ऑर्गेनाइजेशन शुड स्ट्राइव टू अचीव प्रॉपर बैलेंस बिटवीन सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। यानी कि सेंट्रलाइजेशन डिसेंट्रलाइजेशन प्रिंसिपल पढ़े थे ना, सेंट्रलाइजेशन में सारे पावर टॉप लेवल के पास होना चाहिए, डिसेंट्रलाइजेशन में पावर को हर एक लेवल पे बांटा जाता है। ये कौन से प्रिंसिपल की बात की, ये सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन पे बात हुआ है। अगला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि व्हाई इज स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर ऑफ पर्सनल। स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर का मतलब होता है गिविंग जॉब सिक्योरिटी। जो भी इंप्लॉय आपके अंदर काम कर रहे हैं उनको आप जॉब की सिक्योरिटी दो ताकि वो खुद को सिक्योर फील करे। ये नहीं कि बार बार डरा रहे हो, हाँ नहीं काम करोगे तो निकाल देंगे, ऐसा नहीं, उसे जॉब सिक्योरिटी मिलना चाहिए। इससे हमें क्या फायदा है, तो इससे फायदा इट रिड्यूस इंप्लॉय टर्नओवर एंड रिड्यूस। ये इंप्लॉय टर्नओवर को रोकता है, सही बात। टर्नओवर का मतलब इंप्लॉय का आना जाना रुक जाता है, ये तो ठीक है, लेकिन इससे प्रोडक्टिविटी घटेगी। यानी ये इंप्लॉय जब नहीं प्रोडक्टिविटी तो बढ़ेगी ना यार, ये सही नहीं है। कहता है इट इंक्रीजेस इंप्लॉय टर्नओवर एंड इंक्रीजेस प्रोडक्टिविटी। यानी कि ये इंप्लॉय का आना जाना बढ़ा देता है और प्रोडक्ट नहीं, ये भी सही नहीं है। इट रिड्यूसेस इंप्लॉय टर्नओवर। इंप्लॉय टर्नओवर मतलब समझ ना, इंप्लॉय का आना जाना इसको कम करना चाहिए। हम मतलब जॉब सिक्योरिटी दोगे तो इंप्लॉय का आना जाना स्टेबल हो जाएगा, रुक जाएगा। तो रिड्यूस मतलब कम करता है, इंप्लॉय टर्नओवर मतलब इंप्लॉय का आना जाना कम करता है, सही बात है, क्योंकि जॉब सिक्योरिटी देता है। एंड इंक्रीजेस प्रोडक्टिविटी। एंड इंक्रीजेस प्रोडक्टिविटी का मतलब होता है कि उस ऑर्गेनाइजेशन में बहुत तेजी से प्रोडक्शन भी होने लगता है। तो सही बात है, जब आप जॉब सिक्योरिटी दोगे तो इंप्लॉय का आना जाना कम होगा, इंप्लॉय रुकेंगे, स्टेबल होंगे, बार बार नए इंप्लॉय नहीं आएंगे और प्रोडक्टिविटी अपने आप बढ़ जाएगा। अगला क्वेश्चन बोला है कि व्हाट डज प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव इंडिकेट। प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव में क्या होता था कि आप कोई भी काम करो तो उस काम को करने से पहले आप अपने एम्प्लॉय, अपने वर्कर, सुपरवाइजर, मैनेजर से पूछो, उनका सजेशन लो, उनकी बात सुनो, फिर वो कोई भी डिसीजन लो। ये नहीं कि खुद से जो मन में आया डिसीजन ले लिए, बल्कि सबसे पूछ कर डिसीजन लेना चाहिए। तो कहता है कि इससे फायदा क्या होगा, तो इससे फायदा, पहला फायदा बोला है कि इट इंडिकेट द एम्प्लॉय एट ऑल लेवल शुड बी इनकरेज। सही बात है कि अगर आप सबसे पूछ के काम करोगे तो हर लेवल पे जो एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, हर लेवल पे जो लोग काम कर रहे हैं वो इनकरेज हो जाएंगे, यानी मोटिवेट हो जाएंगे, सही बात है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं, उसका पूछा है विच प्रिंसिपल मैनेजमेंट स्टेट दैट ईच ग्रुप हैविंग सम ऑब्जेक्टिव मस्ट हैव वन हेड वन प्लान। यानी हमारे ऑर्गेनाइजेशन में बहुत से लोग काम कर रहे हैं, लेकिन अल्टीमेटली हर बंदा कदम से कदम, कंधों से कंधों मिला के एक ही गोल को अचीव करने की कोशिश करे, साथ में मिल के काम करे ताकि हमारा जो गोल है वो अचीव हो जाए। यानी एक ही डायरेक्शन में काम करे, एक प्लान हो और एक ही गोल हो
और सब लोग मिलके एक ही डायरेक्शन में काम करें। तो अगर ऐसा हो रहा है तो ये कौन सा प्रिंसिपल को फॉलो कर रहा है? प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। उसके बाद कहता है कि आइडेंटिफाई द पॉजिटिव इफेक्ट ऑफ प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी। इक्विटी प्रिंसिपल क्या होता है? काइंड एंड जस्ट ट्रीटमेंट ऑफ एम्प्लॉय, इंसाफ करना। मेल काम अच्छा कर रहा है, फीमेल काम अच्छा करे तब भी उसे हम सैलरी कम दे रहे हैं, इसका मतलब गलत कर रहे हैं। हम छुट्टी दे रहे हैं, अकाउंटेंट को छुट्टी दे रहे हैं, प्रोडक्शन मैनेजर को हम छुट्टी नहीं दे रहे हैं। यानी इक्विटी का मतलब होता है नाइंसाफी नहीं करना बल्कि इंसाफ करना। अगर आप छुट्टी दे रहे हो तो सबको छुट्टी दो। अगर आप मेल जितना काम करे अगर फीमेल भी उतना ही काम करे तो उन दोनों को बराबर सैलरी दो, हमें किसी को बाइकआउट नहीं करना। तो प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी के फायदे क्या है? तो ये हमारे वर्कर बहुत लॉयल हो जाएंगे, सही बात है। रिलेशन अच्छे हो जाएंगे, सही बात है। और ऑर्गेनाइजेशन का एटमॉस्फेयर अच्छा हो जाएगा। यानी सारे ऑप्शन क्या है यहाँ पे सही है। अगला बोला कि विच प्रिंसिपल मीन्स दैट एन एम्प्लॉय शुड रिसीव ऑर्डर फ्रॉम वन बॉस। हमारे ऑर्गेनाइजेशन में ऑर्डर देने वाला कोई एक ही बॉस होना चाहिए था। ये प्रिंसिपल कौन है? ये यूनिटी ऑफ कमांड है कि ऑर्डर मस्ट रिसीव फ्रॉम वन बॉस ओनली। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 26 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक रिलाई ऑन ऑपरेशन रिसर्च एंड प्रोसेस चार्ट टू मिनिमाइज द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एंड मैक्सिमाइज द क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट एंड सेटिस्फेक्शन ऑफ द कस्टमर। अच्छा। कहता है कि इनमें से कौन सा टेक्निक है जो हमें मदद करता है कि हम ऐसा काम करें कि हमारा खर्च कम गिरे और हमारा प्रोडक्शन ज़्यादा हो, क्वालिटी अच्छा हो, कस्टमर सेटिस्फाई हो जाए। हमारा खर्च कम गिरे, हमारा प्रोडक्शन ज़्यादा हो, सामान की क्वालिटी अच्छी हो और कस्टमर सेटिस्फाई हो जाए। तो आपको मालूम है ये होता है कब? जब आप देखो हमारे काम करने के दो ही तरीके हो सकते हैं, या तो कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक या तो लेबर इंटेंसिव टेक्निक। अगर आप मशीन से काम करोगे तो इसके फायदे क्या है? मशीन से खर्च कम गिरेगा, क्वालिटी भी अच्छा सामान बनेगा, कस्टमर आपका सेटिस्फाई हो जाएगा। तो ये मेथड स्टडी की यहाँ पे बात की जा रही है। इसका बोला हाउ मेनी प्रिंसिपल गिवन बाय फ्यूल ने, टोटल कितने प्रिंसिपल है? फ्यूल ने टोटल 14 प्रिंसिपल दिए हैं। उसके बाद उसके बाद लीन डैंग एचआर मैनेजर ऑफ जियो लिमिटेड एक्सपेक्ट हिज सबऑर्डिनेट। लीन डैंग जो कि जियो लिमिटेड नाम की एक कंपनी उसका एचआर है, वो चाहता है कि उसके यहाँ के जो भी वर्कर है वो बहुत खुशी खुशी काम करे। तो उसके लिए उसे कौन सा प्रिंसिपल मैनेजमेंट फॉर? भाई वर्कर खुश तब होगा जब तुम उसे एक अच्छी सैलरी दोगे तो अपने आप खुशी खुशी काम करेगा। तो सैलरी दो ना, वो खुद ब खुद काम करे, वो इतना काम करेगा कि आप खुश हो जाएंगे। फिर कहता है कि साइंटिफिक मैनेजमेंट का कौन सा प्रिंसिपल है जो डिस्कार्ड द ओल्ड अप्रोच ऑफ रूल ऑफ थंब। रूल ऑफ थंब को खत्म कर दिया। रूल ऑफ थंब को कौन सा प्रिंसिपल है जो खत्म करता है? तो कौन? तो ये कहता है साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा और इसमें कोई डाउट नहीं होगा। उसका अगला क्वेश्चन, और ये आपका शायद लास्ट क्वेश्चन भी है, और इसको बताओ हु गेव द कॉन्सेप्ट ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। साइंटिफिक मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट किसने दिया? तो साइंटिफिक मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट दिया था FW टेलर ने। आई होप बच्चे की मजा आया होगा आपको इस सेशन में। एक एक पॉइंट आपको मैंने बहुत ही डिटेल में पढ़ाया है, बहुत ही अच्छे एनालाइज करके पढ़ाया है। थैंक यू वेरी मच फॉर दिस पर्टिकुलर सेशन। मिलते ही जल्दी अगले सेशन में आग लगा देंगे हम लोग, और CUT में आपकी ड्रीम यूनिवर्सिटी को हम जरूर कवर करेंगे। थैंक यू वेरी मच सेशन, थैंक यू वेरी क्लास।